बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंफ्यूजन है। आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत जारी है, ये कहा जा रहा है। 1 घंटे के बाद अच्छी खबर आ सकती है, ये कहा है पीसीबी ने। यानी अभी भी स्थिति साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि क्या पाकिस्तान आज का मैच खेलेगा या नहीं। शुरुआत में पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अब ये कहा गया है कि मैच को लेकर पीसीबी में कंफ्यूजन इस वजह से क्योंकि कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है पीसीबी और आईसीसी के बीच और कुछ देर बाद अच्छी खबर आ सकती है। यानी अभी भी ऐसा हो सकता है कि मैच खेलने के लिए आए, 1 घंटे बाद अच्छी खबर आ सकती है, ये पीसीबी की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र जुड़ गए हैं, शिवेंद्र से बात करते हैं इसके बारे में। शिवेंद्र, पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं खेलेगा पाकिस्तान, लेकिन अब पीसीबी की तरफ से एक और बयान आया है, तो क्या लग रहा है, क्या 1 घंटे बाद देरी से मैच शुरू होगा और पाकिस्तान मैच खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है सुमेरा। दरअसल बहुत भ्रम की स्थिति है और स्थिति इसलिए भ्रम की है क्योंकि वहां पर सिर्फ खेल नहीं हो रहा है, खेल के साथ साथ खेल से जुड़ी जो सियासत है वो बिल्कुल कदम दर कदम साथ चल रही है। और इसीलिए पिछले कई घंटों से लगातार ये आप देखिए, इस मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है, आपको करना ही होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान की टीम ने नहीं की। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। तो यानी कोई एक चीज ऐसी है, कोई एक मैसेज ऐसा है, वो चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से है, हालांकि उसके चेयरमैन खुद मोहसिन नकवी है, या फिर वो डर सता रहा है कि अगर आपने एशिया कप से नाम वापस लिया तो जो फाइनेंशियल लॉसेस होने हैं, प्लस एशियन क्रिकेट में भी जो आपको अलग थलग पड़ जाने का खतरा है, उस डर को क्या बीच बीच में जो वो डर सता रहा है उसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना और फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाना, ये कौन सी बात होती है? फिर उसके बाद आपका ये कहना कि हम नहीं खेलेंगे, फिर कहना कि 1 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। इस बीच का जो बड़ा डेवलपमेंट है सुमेरा, वो ये है कि बीसीसीआई की तरफ से भारतीय टीम की तरफ से संभवतः ये संकेत दे दिया गया है कि अगर भारत एशिया कप जीतता है तो वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं लेगा। यानी वो जो विनिंग सेरेमनी होती है, जहां पर एसीसी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो पीसीबी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर ट्रॉफी देने जाएंगे तो नहीं लेंगे। तो और फजीहत करानी है क्या? ये सब कुछ अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से, जैसा मैंने कहा, कि सिर्फ खेल नहीं चल रहा है, खेल के साथ साथ वो जो सियासत है वो कदम दर कदम साथ चल रही है, इंतजार ही करना होगा। जी शिवेंद्र, लेकिन क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीसीबी और आईसीसी के बीच बातचीत हो रही है, तो वो कौन से बिंदु हैं या वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है, या जिन पर किसी तरह की अगर सहमति बनती है तो फिर खेल हो सकता है, या सहमति नहीं बनती है तो खेल नहीं होगा? वो कौन से बिंदु है जिन पर निगोसिएशन हो रही है, बात हो रही है? सो मेरा ये तो एक तरीके से ये ना मैसेजिंग है कि पीसीबी और आईसीसी के बीच बातचीत चल रही है। आईसीसी का इस टूर्नामेंट से क्या लेना देना है, मुझे आप बता दीजिए। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है जिसको एसीसी संचालित करता है। आईसीसी का रोल सिर्फ इसमें इतना है कि हाँ, चूंकि जो मैच रेफरी हैं, जो अंपायर्स हैं, वो आईसीसी देता है इन मैचों के लिए। लड़ाई कहां से शुरू हुई? लड़ाई यहां से शुरू हुई कि जब भारतीय टीम के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया तो पीसीबी ने कहा कि साहब आप एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा दीजिए। एंडी पायक्रॉफ्ट, अब यहां पर आईसीसी की एंट्री होती है, वो आईसीसी की तरफ से मैच रेफरी थे उस मैच में। इसको लेकर नेगोशिएशंस पीसीबी और आईसीसी के बीच शुरू होती है। लेकिन यहां पर जो सारा का सारा जो फैसला होना है, वो फैसला होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी की तरफ से। अब मजेदार बात क्या है, या कह लें कि पेच कहां फंस रहा है, दोनों के मुखिया एक ही हैं। पीसीबी के जो मुखिया हैं वही इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी वो करीब 150 करोड़ रुपए की है, अगर हिंदुस्तानी करेंसी में आप बात करें। जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेता है तो 15% जो पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारा पैसा चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी ने खर्च किया था स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। वो एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, दिवालिया। तो अगर आप इस मैच को नहीं खेलेंगे और अगर बाहर होते हैं तो आप यकीन मानिए अगले कुछ दिन में ये भी खबर आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिवालिया होने की कगार पर है। तो नेगोशिएशंस सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर चल रहे हैं और इस बात को लेकर चल रहे हैं कि अगर बीसीसीआई ने अपनी ताकत दिखा दी, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। रमीज राजा जो पीसीबी के चेयरमैन थे इससे पहले, कुछ दिनों पहले, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग में कहा था कि अगर बीसीसीआई चाह लेगा तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तो अब ये लड़ाई इस लेवल पर इस वक्त आ चुकी है कि पीसीबी को तय करना है कि वो एशिया में क्रिकेट में अलग थलग पड़ेगा, विश्व में क्रिकेट में अलग थलग पड़ेगा, और एक ऐसा खेल है जहां भारत के सामने कोई टिक नहीं सकता है, ताकत की बात है। ये पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है। वापस आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच फैंस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं।
मैच होगा, लाजिम होगा, जो कुछ भी हो जाए मैच तो आज होगा। और इंडिया पाकिस्तान नहीं, मैच होगा, लाजिम होगा। नहीं शहबाज पाकिस्तानी इस वक्त ग्राउंड में नहीं, रेफरी जो है वो चेंज होगा, लाजिम जो कुछ भी हो जाए। मगर यही है, जिस लोगों ने टिकट ले ये इतने महंगे वो इधर आके और इस तरह फैसले ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम होता है तो मतलब नुकसान हमारा ही होता है। तो इससे बेहतर है कि फैसला करना है तो 2-3 आवर पहले आप लिख दे के आज का मैच जो है वो नहीं हो सकता। तो हमें आने से पहले यही है कि हम नहीं आएंगे। और अभी मैंने महंगा टिकट लिया है 700 दिरहम का, तो ये 700 दिरहम जो है कहाँ से हम पे करेंगे। शिवेंद्र, संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्या सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है अपनी जो बची हुई इज्जत है उसे बचाने के लिए, और एक्चुअली वो दरअसल मैच खेलेगा? बिल्कुल, आपने अब सही कहा कि ये पोस्चरिंग चल रही है और ये पिछले कई घंटों से चल रही है। मोहसिन नकवी लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं कि कैसे वो देश के अवाम को, पीसीबी के बाकी अधिकारियों को और विश्व क्रिकेट को ये मैसेज दे सकें कि नहीं, हमने बड़ा हार्ड नेगोशिएशन किया और उस नेगोशिएशन में हमने बहुत कुछ हासिल किया। सच्चाई ये है कि इस पूरे नेगोशिएशन में पीसीबी के हाथ खाली थे, खाली हैं और खाली ही रहेंगे। जी हाँ, तो क्या रेफरी को हटाने पर कोई बात बन सकती है? मैच रेफरी को हटाने के लिए आईसीसी ने कह दिया था कि हम बदल देंगे रेफरी। कोई पहले आईसीसी ने मना कर दिया, उसके बाद आईसीसी ने थोड़ी बुद्धिमानी दिखाई और उसके बाद चूंकि इस टूर्नामेंट के पूरे अस्तित्व को सुमेरा समझ लीजिए, ये टूर्नामेंट बीसीसीआई एक बड़े भाई की हैसियत से खेलता है। तमाम लोग कह रहे हैं मैच बायकॉट क्यों नहीं किया, पैसे की पड़ी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस टूर्नामेंट से कोई पैसे नहीं कमाता। जो पैसे उसको मिलते हैं वो भी वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के थोड़े अपेक्षाकृत कमजोर देश है वहां क्रिकेट में बढ़ोतरी के लिए वो पैसे दे देता है। तो पहली बात तो बीसीसीआई को इससे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, बीसीसीआई एक ताकतवर बोर्ड है, ये मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए। और जिस तरह से बिल्कुल शिवेंद्र, और जो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल एक पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मैच खेलेगा। देखना यह है कि कितने देर बाद मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरते हैं, क्योंकि यूएई की टीम निकल चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मैच खेलने के लिए, पाकिस्तान भी क्या 1 घंटे बाद पहुंच जाएगा और मैच खेलेगा, क्योंकि अगर नहीं खेलता है तो फिर उन्हें जो जुर्माना देना होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आपने गौर किया होगा कि आजकल राजनीतिक दलों के विज्ञापन में कोई मॉडल या कलाकार नहीं होता, नेताओं के भाषण नहीं होते, बल्कि इसमें एआई वीडियो का इस्तेमाल होता है। एआई के जरिए ही वीडियो बनाए जाते हैं और इन्हीं एआई वीडियो के जरिए राजनीतिक दल अपनी बात कहते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं और अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हैं। आप हर दिन ऐसा कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते देख लेंगे। आज हमने एआई वीडियो की इसी सत्ता पर एक कुंजी तैयार की है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा असम बीजेपी के एक नए एआई वीडियो की हो रही है, जिससे काफी तनाव हो गया है। दरअसल असम बीजेपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें काल्पनिक मुस्लिम बाहुल असम दिखाया गया है, जिसमें मुसलमानों को जमीन कब्जाने वाला अवैध घुसपैठिए के तौर पर पेश किया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि अगर असम में बीजेपी शासन ना रहा तो बीफ वैध हो जाएगा और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा। इस वीडियो क्लिप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और गौरव गोगोई को भी दिखाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी झंडा लगाया गया है। इस वीडियो को ऐसे जनरेट किया गया है कि असम में हर जगह मुस्लिम ही मुस्लिम हो गए हैं, फिर वो चाहे पार्क हो, मॉल हो, सड़क हो या फिर कोई और जगह, हर जगह मुसलमान ही मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो पर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। विपक्षी दल और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने हैं। कौन क्या बोल रहा है ये जानने से पहले आप पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी के इस एआई वीडियो से कांग्रेस काफी गुस्से में है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा गुस्सा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने कहा, बीजेपी असम में एक घृणित एआई वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर बीजेपी ना होती तो असम में मुस्लिम बहुलता होती। वो सिर्फ वोट लेने के लिए डर फैला रहे हैं और ये हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप भी है। उनके लिए भारत में मुसलमानों का होना ही समस्या है। उनका सपना मुस्लिम मुक्त भारत है। उनके पास इसके अलावा भारत के लिए कोई और दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन बीजेपी ओवैसी और कांग्रेस की चिंताओं से काफी दूर इस एआई वीडियो से काफी खुश दिख रही है। कोर्ट्स को भी इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और खासतौर से एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिसकी असम में भी सरकार है और नई दिल्ली में भी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, वो इस तरह की नफरत फैलाए। इसका जितना कड़ी निंदा की जाए वो होनी चाहिए, कड़ा विरोध होना चाहिए और इसको बिल्कुल टेक डाउन करना चाहिए बीजेपी। 10 साल से उनकी सरकार है,
डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के अंदर है, प्रदेश के अंदर 10 साल उनको हो गए हैं, बीएसएफ उनके पास है, भारतीय सेना उनके पास है, असम राइफल उनके पास है, असम की पुलिस उनके पास है। तो घुसपैठियों को आपको रोकना चाहिए। 10 साल से आप घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हो और आज चुनाव के अंदर आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब 2026 में आसाम की जनता उनको देगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से असम बीजेपी लगातार कांग्रेस को घुसपैठिया समर्थक घोषित करने की कोशिश में लगी है। कुछ दिन पहले असम बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की शक्ल वाले व्यक्ति को पाकिस्तान में आईएसआई से बात करते दिखाया गया था। इस एआई वीडियो में गौरव गोगोई की बात पाकिस्तानी जनरल आसिम से हो रही है। इससे पहले एक एआई वीडियो में यह दिखाया गया था कि गौरव गोगोई नकली डॉक्यूमेंट के जरिए घुसपैठियों की भारत में एंट्री करा रहे हैं। कुल मिलाकर असम में बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश में है कि कांग्रेस घुसपैठियों को असम में बसाना चाहती है। दरअसल सियासी एआई वीडियो का मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ा है। करीब करीब हर राजनीतिक दल इसका झोली भर भर के इस्तेमाल कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो पोस्ट किया था। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा है। अब इस आदेश पर भी राजनीति हो रही है। किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दुर्दशा जो हो रही है, ऐसे ही राजनीतिक ईर्ष्या के कारण हो रही है। हाईकोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है, वो कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। हम में और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा का कल्चर गाली गलौज, लोगों को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। हमारी अगली खबर का कीवर्ड है पलायन। अब तक आपने धर्म, रोजगार या गरीबी से पलायन वाली कई खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन 21वीं सदी में महानगरों के पलायन किन बातों से ट्रिगर होते हैं, इसका चौंकाने वाला सबूत बेंगलुरु से सामने आया है, जो वहां की सत्ता के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। ट्रैफिक के लिए कुख्यात बेंगलुरु शहर में एक नामी कंपनी ने अपना कारोबार सिर्फ इसलिए समेट लिया है क्योंकि उसके मालिक और कर्मचारियों के लिए बेंगलुरु का जाम झेलना अब असहनीय हो गया था। इस कंपनी का नाम है ब्लैक बक, जिसके को-फाउंडर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो बड़े उद्योगपतियों से लेकर बेंगलुरु में रहने वाले प्रोफेशनल्स तक विमर्श छिड़ गया है और सवाल उठे, जिस शहर से दुनिया की आईटी व्यवस्था सबसे तेजी से चलती है, उस शहर की सांसें जाम में धीमी कैसे हो गई हैं और जिम्मेदार कौन है? डिजिटल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली मशहूर कंपनी ब्लैक बक के को-फाउंडर ने बेंगलुरु छोड़ने को लेकर क्या लिखा है, पहले आप वो देखिए। राजेश यबाजी ने लिखा कि आउटर रिंग रोड यानी ORR बलेंदुर उनके लिए पिछले 9 वर्षों से ऑफिस और घर जैसा रहा है, लेकिन अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ उन्होंने जो वजह बताई, उसके अनुसार कंपनी में काम करने वाले सहकर्मियों का वन वे औसत आवागमन 1.5 घंटे से ज्यादा है। बेंगलुरु की सड़कें गड्ढे और धूल से भरी हैं और उन्हें सुधारने की कोई नीयत भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी वो कर्नाटक की सरकार और बेंगलुरु के सत्ताधीशों को जरूर सुननी चाहिए। राजेश यबाजी के अनुसार उन्हें लगता है कि अगले 5 वर्षों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इन बातों के साथ उन्होंने बेंगलुरु से एग्जिट करने का फैसला कर लिया है। ब्लैक बक एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रकिंग के सेक्टर में काम करती है। शिपर्स और ट्रक ड्राइवर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करती है। कंपनी के पास करीब 2.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड ट्रकों का नेटवर्क है और ये भारत में 2000 से अधिक स्थानों को कवर करती है। लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक व्यवस्था के आगे इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और सपनों ने दम तोड़ दिया। अब कंपनी के को-फाउंडर के फैसले के बाद बड़े उद्योगपति कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप वो भी देखिए। नामी बिजनेसमैन और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई इसे बेंगलुरु में शासन की बड़ी विफलता बता रहे हैं। डिप्टी CM को टैग करते हुए इस मामले पर उन्होंने चिंता जाहिर की और निराशाजनक कहा है। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने लिखा है कि ये बहुत गंभीर है। इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत है।
हालांकि आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने ट्रैफिक वाली आपदा में अवसर खोजते हुए मौके पर चौका मार दिया। उन्होंने ब्लैक बक को अपने राज्य में दफ्तर खोलने का ऑफर दे दिया। नारा लोकेश ने लिखा, वो कंपनी को विशाखापट्टनम में रीलोकेट करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम न सिर्फ भारत के टॉप 5 स्वच्छ शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ सर्वोत्तम बुनियादी सुविधाएं हैं। इसे महिलाओं के लिए भी सुरक्षित माना गया है, इसीलिए वो अपना दफ्तर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आज विमर्श का विषय ये नहीं है कि ब्लैक बक नया दफ्तर कहाँ पर खोलेगी, बल्कि विषय यह है कि आखिर जो बेंगलुरु दुनिया के IT सेक्टर को बूस्टर डोज देता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी भीषण ट्रैफिक जाम की वजह से खत्म कैसे हो रही है और कैसे बेंगलुरु का अर्बनाइजेशन मॉडल उसकी विफलता का प्रतीक बन रहा है। पहले इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर बेंगलुरु के ट्रैफिक वाले दर्द का विश्लेषण भी करेंगे। We have sufficient funds to take care of potholes. We will do it in stages. There is some paperwork issue which has to be finalized. कर्नाटक सरकार 4 लाख करोड़ खर्च कर रही है हर साल। इसको कितना चाहिए? 500 1000 करोड़ नहीं देते। बेंगलुरु कर्नाटक का 60% टैक्स देती है, और वो रास्ता कॉर्पोरेशन में सबसे टैक्स देने का रास्ता है। सिद्धरामैया जी आए थे, उन्होंने देख लिया। कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था? कहाँ है प्रियंक खरगे? प्रियंक खरगे IT मिनिस्टर है, क्या कर रहा है? ये सरकार कांग्रेस से कुछ नहीं कर रही है। This is the worst road in the Bangalore for last 7-8 years. Okay, nobody has addressed the traffic in Panathur Road. Different government has come. Congress government has not done anything here. We have been reporting this for last 5 years, and now we have planned to move our office itself. We are going from Barandur to some other area now. मेरे को डेली 2.5 hours लगता है ट्रैवल करने में। मैं हेब्बाल से आती हूँ। इतना स्लो मूव, उधर से आने में जितना टाइम नहीं लगता, इवनिंग में अगर ऑटो बुक करना चाहो तो 1.5 hour लगता है एक ऑटो को इधर आने में। मतलब यू कांट इवन बुक एनी ऑटोज, कोई राइड ही नहीं एक्सेप्ट करता। 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने पे भी नोबडी इज एक्सेप्टिंग द राइड्स। The city is developing. Definitely all this is happening due to delay in the Blue Line Metro, which has caused a lot of traffic snarls in the city and in the outer ring road. We stand with the companies, and we also put forward our foot to the government to improve the infrastructure, better the traffic management systems, and to complete the Blue Line Metro at the earliest. वैसे जब बात बेंगलुरु के ट्रैफिक की हो रही है, तो आज हम कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार का एक बयान आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो उन्होंने इसी साल फरवरी में एक इवेंट में दिया था। जब उनसे बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था, बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि भले ही भगवान नीचे आ जाएं और सड़कों पर चलें, लेकिन अगले 1, 2, 3 वर्षों में भी कुछ नहीं बदलने वाला है। और अब अपनी इन बातों से सिस्टम की नीति और नियत का अंदाजा आसानी से आप भी लगा सकते हैं। आज हमने बेंगलुरु के दर्द जाम पर सत्ता की जो कुंजी तैयार की है, वो अपने आप में एक सवाल है। आखिर IT हब कहाँ जाने वाला शहर, सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर जामनगर क्यों बन गया है? आंकड़े देखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में रोज लगभग 1600 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगता है। मतलब बेंगलुरु में रोज अलग अलग लेन में लगने वाले सभी जामों को जोड़ दें तो ये 1600 किलोमीटर के बराबर है। बेंगलुरु में पीक आवर में गाड़ियों की औसत गति सिर्फ 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला भारत का दूसरा शहर है। यहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर जाने में कम से कम 34 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ट्रैवल टाइम के लिहाज से बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे धीमा शहर है। उसके आगे सिर्फ कोलंबिया का बोरनक्विला और भारत का कोलकाता है। इसीलिए बेंगलुरु के लोगों का दर्द है कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जाम में ही कट रहा है, और ये संघर्ष किसी एक दिन का नहीं बल्कि रोज का है। आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरु के लोग हर साल जाम में अपनी जिंदगी के 117 घंटे बर्बाद कर देते हैं, जो 5 दिन के बराबर है। इस लिहाज से अगर 60 साल की उम्र का पैमाना माना जाए तो उसकी जिंदगी के 1 साल बेंगलुरु के जाम में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में जाम इतनी बड़ी समस्या है कि हर वर्ष उसे 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान
सिर्फ इसीलिए होता है। लेकिन आपने मन में एक सवाल होगा, आखिर ऐसा क्यों है? आखिर बेंगलुरु का ये दर्द जाम खत्म होने की जगह बढ़ता क्यों जा रहा है? तो इसकी वजह है बेंगलुरु की कुल जमीन में सड़कों का हिस्सा सिर्फ 8% है, लेकिन गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में गाड़ियों के बढ़ने की रफ्तार सड़कों से ज्यादा है। अप्रैल 2025 तक बेंगलुरु में गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा थी। इसमें भी बड़ी संख्या में कार हैं। 2020-21 में बेंगलुरु में 20 लाख रजिस्टर्ड कारें थीं, जो अप्रैल 2025 तक 25.5 लाख हो गई। यानी इस दौरान कारों में 27.5% की वृद्धि हुई। दूसरा कारण यह है कि बेंगलुरु में आबादी तो बढ़ी, कंपनियां भी बढ़ी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस स्पीड से नहीं बढ़ा। सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों की लाइन बढ़ती गई। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अनुसार बेंगलुरु में 2011-12 में करीब 6,064 सरकारी बसें थीं, जो 2025 में सिर्फ 6,835 ही हुई। यानी करीब 12 से 13 वर्षों में भी सिर्फ 12,500 का इजाफा हुआ। आज आपको ये भी जानकारी बड़ी हैरान कर देगी कि जो बेंगलुरु कर्नाटक की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, कैसे उसकी किस्मत में सिर्फ जाम आता है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी अभी 28 लाख से ज्यादा है, और इसमें बेंगलुरु का योगदान 40% से भी ज्यादा है। और सोचिए, इतने योगदान के बाद बेंगलुरु के लोगों की किस्मत में रोज जाम से जूझना और समय की बर्बादी ही लिखी है। अब हम आपको बेंगलुरु की उस आउटर रिंग रोड पर भी लेकर चलते हैं, जहां ब्लैक बक का ऑफिस था, लेकिन वहां के ट्रैफिक जाम में कंपनी के अरमान तड़प तड़प कर खत्म हो गए। आउटर रिंग रोड इलाके में करीब 500 से ज्यादा कंपनियां हैं, और यहां करीब 10 लाख लोग रोज काम पर आते हैं। ये इलाका अकेले बेंगलुरु की IT आमदनी में 36% योगदान देता है, लेकिन सड़कें उतनी ही पुरानी हैं जितनी 1996 से 2002 के बीच बनाई गई थी। तब इस रिंग रोड को इसलिए बनाया गया था कि भारी ट्रक शहर के अंदर ना आए और ट्रैफिक कम हो, मगर अब ट्रक की जगह लोगों की भीड़ है, कंपनियों के टावर हैं, फ्लैट्स की लंबी कतारें हैं, लेकिन सड़कें वैसी की वैसी हैं। ये दर्द भरी कहानी उस बेंगलुरु की है जो आधुनिकता की गाड़ी पर सवार होकर दुनिया को नई तकनीक दे रहा है। लेकिन उसी शहर में गाड़ियां एक बार सड़क पर आती हैं तो मिनटों का सफर तय करने में उन्हें घंटों लग जाता है। हम जिस बेंगलुरु की बात कर रहे हैं वहाँ 15,000 IT कंपनियां हैं, लगभग 1500 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसे भारत का नंबर 1 स्टार्टअप हब कहते हैं, जहां 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। और ये वही शहर है जहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में 45 बेंगलुरु से ही हैं। आखिर उस शहर की किस्मत कब बदलेगी, इसे लेकर सत्ता की ना कोई नीति दिखती है और ना नियत, जैसा ब्लैक बक के फाउंडर ने भी कहा है। वैसे जब एक महानगर की दर्द की बात हो तो जिक्र ये भी होना चाहिए कि एक आदर्श महानगर आखिर कैसा हो। हमारा नजरिया ये है कि एक आदर्श महानगर ऐसा होना चाहिए जहां ट्रैफिक जैम ना लगता हो, जहां सड़कों पर गड्ढे ना हो, जहां वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, जहां ड्रेनेज सिस्टम बारिश को सहने लायक हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया गया हो, जहां गाड़ियों के लाइसेंस जारी करते हुए सिस्टम अपने हिस्से की ईमानदारी बरते, और जहां जहां उस सिस्टम के पास नीति भी हो, उसकी नियत भी हो। वैसे तो भारत में ऐसे महानगर की कल्पना बेमानी है, लेकिन अगर सरकारों और सत्ताधीशों में इच्छा शक्ति हो तो इस असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। किसी देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या अहमियत है? इसे समझने के लिए आज आपको तानाशाही की सत्ता वाली 2 इंटरनेशनल खबरें जरूर जाननी चाहिए। पहली खबर उत्तर कोरिया से, जहां किम जोंग उन का शासन है। वहां किम जो कह देते हैं वही कानून है, सबको उनकी कही बात माननी पड़ती है। अब उन्होंने आइसक्रीम शब्द से नफरत जाहिर की है और पूरे देश में आइसक्रीम शब्द बोलने पर बैन लगा दिया है। दूसरी खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान सरकार ने वाईफाई को बैन कर दिया है। किम जोंग उन लगातार अपने देश में अनोखे नियम बनाते हैं। उत्तर कोरिया के नागरिक क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या बोलेंगे, ये सब कुछ किम जोंग की विश लिस्ट पर निर्भर करता है, जिसमें एक नई बात अब ये शामिल हो गई है कि अब उनके देश में आइसक्रीम शब्द नहीं बोला जाएगा। अगर कोई आइसक्रीम शब्द बोलता है तो उसे सजा हो सकती है। आइसक्रीम की जगह अब SCU कीमो कहना होगा। मैंने भी शायद ठीक नहीं कहा, अब SCU कीमो कहना होगा। SCU कीमो का अर्थ होता है बर्फ से बनी मिठाई। किम जोंग ने हैमबर्गर शब्द को भी बैन किया है।
वो अपने देश में विदेशी भाषा का प्रभाव हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हैमबर्गर पर भी बैन है। यानी किम का आदेश साफ है, अगर किसी ने आइसक्रीम और हैमबर्गर शब्द कहा तो जेल जाना होगा। एक तरफ किम के अनोखे आदेश हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के तानाशाही वाले फैसलों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के बलख प्रांत में वाईफाई बैन कर दिया गया है, जिसका आदेश तालिबान सुप्रीम लीडर अकुनजादा ने दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तरों और घरों से इंटरनेट कनेक्शन हटा लिए गए। अब आशंका है कि जल्दी ही पूरे अफगानिस्तान में वाईफाई बैन हो सकता है। इसके लिए तालिबान ने अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का हवाला दिया है। लेकिन सोचिए, आज के दौर में बिना इंटरनेट की जिंदगी कैसी होगी।